नमस्कार दोस्तों, न्यूज रूम से इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कल रात से आप लोगों के पास एक दुखद खबर आ रही होगी और खबर यह है भगदड़ की, और वो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 14, 15 और 16 ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो जहां पर भगदड़ मची और इसके बाद अफरा तफरी का आलम ऐसा था कि 18 लोगों की जान जा चुकी है। कई घायल हैं, कई सीरियस हैं और कई आंशिक रूप से घायल हैं। उन सब का इलाज चल रहा है अलग अलग दिल्ली के हॉस्पिटल्स में। हमारे साथ हैं, हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं अविनाश जी भी बहुत सारी बातों, बहुत सारी जानकारियां इसी मसले पे देंगे। लेकिन एक तरफ पहले तो रेलवे ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि यह भगदड़ मची है, दूसरी तरफ दिल्ली के ही एलजी का कहना था कि भगदड़ मची है। भगदड़ के कारण कई जानें गई उस समय, और उसके बाद अब घोषित तौर पर 18 लोगों की जाने की पुष्टि, उनके नाम की भी पुष्टि हो गई है। उसमें से 14 तो महिलाएं हैं। और क्या कुछ अपडेट है अविनाश आपके पास? हाँ, कुल 18 लोगों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 9 तो बिहार के रहने वाले हैं और आज बिहार के सीएम भी दिल्ली आ रहे हैं। तो भगदड़ को लेकर जो बताया गया, शुरुआत में तो रेलवे ने साफ साफ मना ही कर दिया था कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, हल्की फुल्की धक्का मुक्की की घटना हुई है। लेकिन जब एलजी की तरफ से यह बयान आ गया कि भगदड़ मची है, और दूसरी बात यह है कि मामला दिल्ली का था, पूरा मीडिया भी उसको कवर कर रहा था, और जब कई डेड बॉडियाँ वहाँ जब रिकवर हो गई तो उसके बाद रेलवे को ये स्वीकार करना ही पड़ गया कि भाई हाँ, ये घटना हुई है। और बाद में उन्होंने इस चीज़ को भी कबूल किया कि 18 लोगों की जान भी चली गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस प्लेटफॉर्म पर अचानक ये भीड़ कैसे आ गई, और अब जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि पूरी गलती रेलवे की ही थी। जब आप ये बताइएगा, हर घंटे रेलवे ने इस चीज़ को कबूल किया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट रिलीज़ किए जा रहे थे। जब आपके पास ट्रेन नहीं है, एक ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिब्बे होते हैं जनरल बोगियाँ। अब एक जनरल बोगी में ज़्यादा से ज़्यादा 200-250, बहुत ज़्यादा होता तो 300 लोग जो एकदम ठूस के भर दिए जाते हैं, तब वो संख्या 250 से 300 के बीच में होती है। आप 1500 टिकट हर घंटे जारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेन भी तो एक्स्ट्रा चलानी चाहिए थी। तो उसी चक्कर में, क्योंकि ट्रेनें लेट चल रही थी और ट्रेन और जो टिकट थे वो धड़ाधड़ जारी किए जा रहे थे, उसके चलते, और रेलवे का कहना ये भी है कि उसमें आधे जो पैसेंजर थे वो विदाउट टिकट थे। तो आप सोच सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर 3000 से ज़्यादा लोग इलाहाबाद जाने के लिए यदि प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे और ट्रेन नहीं होगी तो क्या स्थिति बनेगी। अब रेलवे का कहना तो ये भी है कि भाई हमने वहाँ कोई प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया, लेकिन जो वहाँ कुली वगैरह जो हैं उनका कहना है कि नहीं, जो प्रयागराज एक्सप्रेस जो 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो शुरुआत में घोषणा हुई थी कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म से चलेगी, अचानक घोषणा होती है कि वो 16 नंबर पर नहीं, उसमें ऐसा है जो कि खबरें आ रही हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म से चलेगी स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए। 3 नंबर प्लेटफॉर्म, जिसे बाद में बताया गया कि वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, हालांकि 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। 3 से उसको हटाकर 13 कर दिया गया। हालांकि इसमें कहा गया, रेलवे का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि शाम 6 बजे से लाखों की भीड़ वहां कही जा रही थी कि जैसे आप बता भी रहे हैं, हर घंटे 1500 जनरल टिकट वहां दिए जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेन। आखिर इस भगदड़ के पीछे की राजनीति क्या है, सियासत क्या है, ये भी समझेंगे। और साथ साथ ये आप लोगों को इस ब्रेकिंग में जरूर बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसी भगदड़ मचने के पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है, यह समझना जरूरी है। साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि प्रयागराज जहां महाकुंभ है वहां पर भी अफरा तफरी का आलम था, और कल रात को वहां के 2 सेक्टर 18 और 19 में, इन दोनों सेक्टर में आग लग गई। उससे पहले आपने कल सुबह यह खबर भी देखी होगी कि एक बस के टक्कर के कारण, बस में एक्सीडेंट के कारण वहां 10 लोगों की जान गई। हालांकि जो चश्मदीद है उनका कहना है कि 10 नहीं बल्कि ज्यादा की जान गई है। और ऐसे ही इससे पहले जो भगदड़ मची थी प्रयागराज में, जिसमें 30 लोग आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई थी, उनके मौत की पुष्टि की गई थी सरकार की तरफ से, उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया था कि हजारों की संख्या में जो मौत हुई है, संसद में, राज्यसभा में आप याद कीजिए, हजारों की जो संख्या में मौत हुई है, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सही आंकड़े बता दीजिए। यही बात अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पे वाराणसी में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने कहा था कि आप इसकी जो तारीख, समापन की तारीख है इस महाकुंभ की, वो 26 तारीख को बढ़ा दीजिए, और आप 60 करोड़ के दावे करें या 70 करोड़ के दावे करें, जितने भी दावे करें आप बुलाइए, पूरे हिंदुस्तान को बुलाइए, लेकिन कम से कम व्यवस्था तो सुचारू होनी चाहिए। व्यवस्था यहां पर लोग जाना चाहते हैं, जिनमें श्रद्धा है वो जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप वहां पर व्यवस्था कैसी रखे हैं। अगर आज दिल्ली की हालत ऐसी है और दिल्ली रेलवे स्टेशन
अगर नहीं होता अविनाश, तो फिर स्थिति क्या होती? क्या ये बताया जाता इस ऐसे हालात का जिक्र यहां हम कर पाते कि कितने लोगों की जान गई है? रेलवे ने और दिल्ली में मीडिया और बाकी तमाम एक प्रेशर के कारण, जिस रेलवे ने पहले ये नहीं माना कि यहां भगदड़ जैसी कोई चीज भी हुई है, जबकि एलजी पहले ही कॉन्डोलेंस दे चुके थे और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके थे, मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके थे, लेकिन रेल मिनिस्टर जो है वो कहता है कि यहां ऐसी भगदड़, ऐसी चीज कुछ नहीं हुई है। अपने आप में शर्मनाक है। और कितनी ऐसी शर्मनाक हरकतें रेलवे की तरफ से होती रही हैं, ये हम सबने देखा है, लगातार देखा है। ओडिशा की घटना आपको याद होगी, और कितने लोग मारे गए रेलवे के कारण। लेकिन रेल मिनिस्टर भी पिछले जो थे वही, हालांकि नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और डबल इंजन की सरकार क्या करामात करती है वो हम लोग देख रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है देश नहीं बल्कि दुनिया भर में, कैसे जगहसाई हो रही है, बेइज्जती हो रही है भारत की, ये हम सब देख रहे हैं। ये देखिए भीड़ आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये भीड़ जो है ये रेलवे स्टेशन, कल शाम की तस्वीरें हैं, लेकिन भगदड़। और तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर स्पेशल, ये आज की तस्वीर है, आज की तस्वीर है। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, ये चर्चा आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तब की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं सीधे। और ये रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि स्पेशल ट्रेन अगर आप चला रहे हैं, आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो आप इतना प्रचार प्रसार मत कीजिए। 144 साल में ये पहली बार ऐसा आया है, ये दावा करके। हालांकि ये समझ में नहीं आता, इस दावे पे भी कई तरह के सवाल हैं। मैं आस्था पे कोई सवाल नहीं करना चाहता, आपकी आस्था आपके जगह पे आप रखिए उसको। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आखिर लोगों की जान क्यों ले रहे हैं, और जान कौन ले रहा है? जान क्या हिंदुस्तान में जो डबल इंजन की सरकार है वो नहीं ले रही है, उनकी कुव्यवस्थाओं के कारण इतने लोगों की जान नहीं जा रही है। आखिर इस जान जाने के पीछे का जिम्मेदार कौन है और उसको सजा कब मिलेगी, ये सवाल तो उठेगा ही ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं अविनाश, और इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म से 13 नंबर प्लेटफॉर्म अचानक कहा जाता है, और फिर इधर 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक मगध एक्सप्रेस लगी हुई थी जो पटना जाती है। वो मगध एक्सप्रेस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी, और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे जम्मू की तरफ जाने वाली ट्रेन थी। और भीड़ का आलम था, शाम का वक्त, वीकेंड, शनिवार का दिन, आप जानते हैं वीकेंड है, और दिल्ली में लोग बाहर जाते हैं। और ये जो 18 लोगों की गिनती, जिसमें आप 9 लोग बता रहे हैं बिहार के हैं, उसके अलावा जो दिल्ली वाले हैं उसमें भी बिहार और यूपी के जो नाम और पता से दिखता है कि वो यहां बस गए हैं, उनका जो आईडी है वो यहां का है, लेकिन वो भी उधर के ही हैं। तो कितने लोगों की जान लेंगे ये देखना तो मतलब एक दुखद है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन जरा चलें, लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। इस पर प्रतिक्रिया राहुल गांधी की आई है। सबसे पहले राहुल गांधी की प्रतिक्रिया देखते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है उसको देख लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथी यहां न्यूज रूम में और भी साथी, उन लोगों को भी जोड़ेंगे, इससे अपडेट भी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रयागराज जा रहे लोगों की जो के लिए जो एक स्पेशल ट्रेन और स्पेशल इंतजाम होना चाहिए। अभी आपने देखा अविनाश की प्रयागराज में माघ पूर्णिमा को जो स्नान का, शाही स्नान का जो कार्यक्रम होना था, उस दिन भी हमने देखा कि वहां पर कई लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे बाहर खड़े रहे और वापस भेज दिए गए। 300 किलोमीटर के दायरे में, 300 किलोमीटर के रेडियस में प्रयागराज के आसपास, यहां तक कि मध्य प्रदेश का जबलपुर आप जानते हैं कहां है, सतना कहां है, और वहां तक लाइनें लगी हुई हैं। इधर वाराणसी में लाइनें लगी हुई हैं। पटना से आने वाली जो बसें हैं, ट्रेन हैं, या रोड का सफर कर रहे लोग, वो परेशान हैं। तो आखिर कर क्या रहे हैं आप अगर इतना नहीं बुला सकते तो मत बुलाइए, फिर ऐसे आयोजन मत कीजिए, ये दावे मत कीजिए। और आप दावा कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड आप मरने वालों की बना रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड आप भगदड़ मचने के बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? ये सवाल तो पूछा जाएगा योगी सरकार से, ये सवाल पूछा जाएगा मोदी सरकार से।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने जो इस तरीके से व्यवस्थाओं का शुरुआत में ढिढोरा पीटा और ये बताया कि 144 साल बाद इस तरीके का कुंभ आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको व्यवस्थाएं भी बनानी चाहिए थी। शुरुआत में तो आपने कई बड़े बड़े दावे किए, उसका ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया कि भाई ये कुंभ में इतने लोग आएंगे, आप दावा कर रहे हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें स्नान कर चुके हैं। अब ये दावे किस तरीके से हो रहे हैं ये अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं कुंभ को लेकर, आपने जो बताया कि माघ पूर्णिमा के समय पर करीब 300 किलोमीटर लंबा जाम था। इलाहाबाद जो था, प्रयागराज था, वो पूरी तरीके से लॉक हो गया था, सिटी एकदम से बंद हो गई थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो संपर्क सा कट गया था, क्योंकि जो भी सड़क थी वो सड़क जाम थी। इलाहाबाद का रहने वाला आदमी इलाहाबाद में ही बंद होकर रह गया था। आपने रेलवे स्टेशन तक जो इलाहाबाद सेंट्रल है उसको ही बंद कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, जरा देखते हैं लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, उनको देखिए, जरा स्क्रीन पर ले आइए लालू यादव का बयान। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 लोग बिहार के मारे गए हैं इस भगदड़ में, 18 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, कई घायल हैं, कई परेशान हैं, और यहां पर 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा हुई है मृतक के परिजनों के लिए, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए, और जो आंशिक रूप से घायल है उनको 1 लाख रुपए की बात हुई है। लेकिन वहां काम करने वाले कूलियों का कहना, वहां के मजदूरों का कहना है कि यहां पर अफरा तफरी का जो आलम था वो बहुत ही अजीब हालात में वहां के लोग, और रात को लगभग 9 बजे की सब कुछ ये 9:55 की घटना है। और रेलवे का कहना है कि 13 नंबर, 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर किसी के फिसलने के कारण भगदड़ मच गई, और उसके बाद ये स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि 18 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार डबल इंजन की सरकार नहीं है? ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे, और इसलिए यहां पर यह बात करना जरूरी है कि आखिर अव्यवस्था, कुव्यवस्था और इसके शिकार यहां की जनता आखिर क्यों हो रही है? कब तक आपकी राजनीति की भेंट यहां की जनता चढ़ती रहेगी? यह सवाल, आस्था के नाम पर आप जो काम कर रहे हैं उनको वोट बैंक में तब्दील आपने कर दिया है, लेकिन उसके बदले आप क्या ले रहे हैं? वोट और जान दोनों। आखिर किस कीमत पर आपको वोट चाहिए? ये सवाल पूछे जाएंगे योगी जी से भी, ये सवाल पूछे जाएंगे नरेंद्र मोदी से, और ये सवाल पूछे जाएंगे अश्वनी जी से भी, जो रेल मिनिस्टर हैं, अश्वनी वैष्णव। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जरा स्क्रीन पर ले आइए उन तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाओं को जो सुबह से लगातार चल रही हैं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आपने देख ली, प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी है। अगर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया या लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया, किसी की भी प्रतिक्रिया हो तो स्क्रीन पर ले आइए। जरा फटाफट हम इस ब्रेकिंग न्यूज में, न्यूज रूम से जो कुछ पहुंचा, लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया देखते हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का जो गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है, मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। तो सुन रहे थे आप, यहां पर लालू प्रसाद यादव काफी दुखी हैं। उनके बयान से साफ समझ में आ रहा है कि वो दुखी हैं, और वो जो बात कह रहे हैं, कुंभ आखिर कितनों की जान लेगा, ये सवाल है। अब ये सवाल इसलिए, हो सकता है किसी की आस्था पर चोट लगे, उन लोगों से बिल्कुल माफी मांगते हुए ये बात जरूर कहूंगा कि आखिर आप जान गंवाने कुंभ जा रहे हैं? ये सवाल पूछा जाएगा। जो हो रहा है, जो इससे पहले हुआ, और लगातार आग लग रही है, कई सारी भगदड़ की खबरें आई हैं वहां से। कुछ भगदड़ जो बाहर आ गई उसको बता दिया गया, जो नहीं आई उसको दबा दिया गया। आखिर खबरों को दबाने का वाला देश तो ये हो ही गया, उसमें नंबर 1 देश है हमारा। और उधर बेड़ियां जकड़े हुए, हाथ में हथकड़ियां पहने हुए अभी भारतीय कल रात को फिर लौटे हैं, आज फिर लौटेंगे। ये हमारा देश, ये इस काल में आप लोग देख रहे हैं, मोदी काल है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। मैं अपनी सहयोगी आंचल को बुलाना चाहूंगा। आंचल, इस भगदड़ में आप भी जाने का सोच रही थी, इस भगदड़ में क्या कुछ चल रहा है, खबरें क्या हैं, जरा और भी विस्तार से बताइए, क्योंकि कल रात को 9:55 की घटना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अफरा तफरी आखिर मची क्यों? रेलवे का कहना है शायद कि
किसी के फिसल जाने से हुआ है, ऐसा ही है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है राजीव जी। मैं आपको बता दूं कि भगदड़ इसलिए मची क्योंकि जो 2 ट्रेनें महाकुंभ जानी थी वो ट्रेनें काफ़ी लेट आई अपने वक्त से, और ऐसे में जो वहाँ पर जाने वाले श्रद्धालु थे काफ़ी जमा हो गए लोग वहाँ पर, इतनी जगह भी नहीं थी। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि जो ट्रेन इस 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे आनी है वो 16 नंबर पे आ रही है, तो ऐसे में लोग उस तरफ बढ़ने लगे और इतने लोग जमा हो गए थे वहाँ पर कि अचानक से भगदड़ मच गई और लोग गिर गए और कुछ लोग उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गए। इसमें 18 लोगों की जान चली गई और काफ़ी जो परिवार वाले हैं वो बिछड़ गए, घायल हो गए। हालांकि सरकार ने घायलों को मुआवजा देने की बात तो कह दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो श्रद्धालु महिलाएं शायद उसमें 14 है ना? जी महिलाएं भी हैं और उसके अलावा काफ़ी बच्चे भी हैं जिनको बताया जा रहा है। अभी जो आंकड़े हमारे 18 में से सोचो अगर 14 महिलाएं हैं, क्या स्थिति होगी? एक 79 ईयर्स ओल्ड भी हैं। जी बिल्कुल। काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो काफ़ी ओल्ड हैं और काफ़ी मतलब कम एज वाली भी हैं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं और काफ़ी मेल भी हैं जो इसमें शामिल हैं। लेकिन जो श्रद्धा है वो अपनी जगह है। अगर बात की जाए तो जो अपनी जान है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर सरकार को पहले से ही पता था कि महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन किया गया है तो उसके लिए व्यवस्था भी उस तरीके का इंतजाम भी किया जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, काफ़ी तादाद दिखाई दे रही है। और ये भगदड़ की जो मामला जो सामने आया वो पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी बार भगदड़ मच चुकी है। अगर महाकुंभ में देखा जाए तो महाकुंभ में आग भी लगी थी कितनी बार, अभी कल भी कुछ घटनाएं सामने आई थी और उससे पहले भी भगदड़, और उसके अलावा जाम की जो स्थिति है वो तो देखने को मिल ही रही है। ऐसे में प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, क्योंकि प्रशासन को पता था कि इतनी भीड़ वहां जाएगी तो उनको अपनी जो व्यवस्था है वो कड़े इंतजाम करने चाहिए थे। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। प्रशासन आखिर व्यवस्था इसकी क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर ये भगदड़ मच रही है और इस भगदड़, और एक बार भगदड़ मचे चल दूसरी बार, और खासकर वहां प्रयागराज में। लेकिन अब प्रयागराज पहुंचने के क्रम में नई दिल्ली जैसे देश की राजधानी में भगदड़ मचना अपने आप में बहुत दुखद है। जिस रेलवे, और वो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कोई और रेलवे, दिल्ली में और भी कई सारे रेलवे स्टेशन हैं लेकिन कोई और रेलवे स्टेशन हो तो अलग बात। इसको हाईटेक रेलवे स्टेशन कहते हैं। यहाँ पर एस्केलेटर है, यहाँ पर सीढ़ियां हैं, यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है पहले से लेकर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए जाने की बात आप कर रहे हैं, और वो ट्रेन अचानक आप कहते हैं 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। भगदड़ तो मचेगी, लोगों की आस्था का सवाल है। और उसके साथ साथ उसी वक्त जबकि 2 ट्रेनें 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली हैं और उसकी भीड़ अलग है। बिहार जाने के लिए ऐसे भी ट्रेन में भीड़ ज्यादा रहती है, जबकि ये वक्त सिर्फ अगर कहें तो होली, दिवाली, छठ इसका नहीं है। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज जाने वालों का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पूरब की ओर जाने वालों की जो भीड़ रहती है उसमें देखा जाए तो। और वैसे में ये हालत, डीसीपी रेलवे ने, केपीएस मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा है, जरा उनकी बाइट है शायद हमारे पास, अगर सुना सकते हैं तो जरूर सुनाइए। रेलवे की बाइट सुनना जरूरी, वो हैं डीसीपी हैं और रेल तो मानने के लिए तैयार नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पता नहीं है उनके दिमाग में क्या है, वो रील मंत्री हैं। आप जानते हैं जब भी जाते हैं तो रील बनवाते हैं, और लेकिन रेलवे की व्यवस्था कैसे करें, मल्होत्रा जी को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट देम। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर आप लोग? क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था। और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से, चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब
एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी उससे भगदड़ मच सकती है। तो इस अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। डेथ और उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए। मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। ठीक है। तो यहां सुन रहे थे आप मल्होत्रा जी, केपीएस मल्होत्रा जी जो है बाएं दाएं कर गए, यानी वो कुछ चीजों को बताए, कुछ चीजों को बिना बताए हुए आगे निकल लिए। ये साफ दिखाई दे रहा है। इतने साल से हम लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं, ये बातें तो साफ समझ में आती है अविनाश की कौन क्या बता रहा है। भगदड़ नहीं मची, 9 बजे के लगभग लोग आ गए, अचानक ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं वहां पे? और सबसे बड़ी चीज कि आखिर यहां पर जब इतने लोग, और एक कुली का कहना, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पिछले 46 साल में इतनी भीड़ नहीं देखी, तो अब कहां से आ गए इतने लोग? आपके पास अगर इंतजाम नहीं है तो इतने लोगों को आने से रोकिए, ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन और भी जानकारी है आपके पास अविनाश, क्या कुछ है? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपको पता है कि इतनी भीड़ आ रही है, रेलवे एक घंटे में 1500 जर्नल टिकट जारी कर रहा है, तो आपको व्यवस्थाएं भी बनाए रखनी चाहिए थी। अब जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अधिकतर जवान जो सुरक्षा के लिए रहते हैं, रेलवे की सुरक्षा के जीआरपीएफ के, आरपीएफ के जो जवान होते हैं, उनमें से अधिकतर को इस समय प्रयागराज भेज दिया गया है। मुश्किल से आधे से भी कम जवान इस समय वहां सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। तो जाहिर सी बात है, यदि इस तरीके की कोई घटना घटेगी और उसके बाद जब भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी प्लेटफॉर्मों पर, तो उसके बाद जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 का एक्सीलेटर आपने बंद कर दिया। तो बंद करने से क्या हुआ कि सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ती चली गई, क्योंकि जब सीढ़ियां जब बंद हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है लोग उस पर चढ़ते चले जाएंगे। और बिल्कुल पैक हो गया था, और टिकट आपने बांटने उसके बावजूद भी बंद नहीं किए। सुरक्षा के टिकट काटे जा रहे हैं, लोगों को आप एंटरटेन किए जा रहे हैं। आपके पास में जीआरपीएफ नहीं है, वो भेज दिया गया है, और वहां प्रयागराज में यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं। उसके बाद आप कहेंगे कि भगदड़ मच गई, लोगों को जिम्मेदार बताएंगे। भीड़ तो आएगी, उनको जाना है, वो तो आएगी ही उनको, क्योंकि उनको जाना है वहां प्रयागराज जाना है, गंगा में डुबकी लगानी है। लेकिन यहां पर आपकी व्यवस्था क्या है? आप आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? और ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम पूछ रहे हैं बार बार कि जिम्मेदार कौन है? क्या डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली सरकार नहीं है जिम्मेदार? क्या प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक के इस भगदड़ के पीछे की कहानी क्या है? क्या इसके पीछे आपकी सियासत, और उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो सियासत है वो नहीं है, ताकि 2027 का जो चुनाव हो उससे पहले के चुनावों में आप ये कह पाएं कि देखिए हमने ये सब कर दिया? लेकिन इसके साथ साथ कितनों की आपने जान ले ली, ये सवाल कौन पूछेगा आखिर आपसे? अश्विनी वैष्णव जी, आखिर रेलवे आपसे समझ नहीं रहा तो छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और एक भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सवाल मैं भी पूछूंगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा? लेकिन सवाल कुछ और भी पूछे जा रहे हैं। पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे हैं। ये जरा उनकी बाइट सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए जरा। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं, जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और
13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके। कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाए जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ, जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। ये लाचार बेबस लोगों की मौतें तो हुई हैं, लेकिन लोगों के मन में जो एक अपने सरकार, अपने राजा के प्रति भरोसा होता है, ये मौत उस भरोसे की हुई है, और ये मौत बार बार हो रही है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जवाबदेही फिक्स करे, जिम्मेदारी फिक्स करे। ये बार बार आंख मूंद लेने से घटना की हकीकत को छिपाया या दबाया नहीं जाता। बिल्कुल आप सही सुन रहे थे। यहां पर पवन खेड़ा बहुत सही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारी के लिए आखिर जवाबदेह कौन होगा, या कहें तो इस पूरी भगदड़ या ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन। ये सवाल जो बार बार हम उठा रहे हैं, यही सवाल यहां पवन खेड़ा भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज आप वहां के जारी कीजिए, बताइए कि आखिर भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों ऐसी घटना घटी है। 18 लोगों की जान चली गई, सिर्फ जान चली जाना ही मकसद है, या मकसद है लोगों की आस्था को बरकरार रखना या आस्था के साथ खिलवाड़ करना। ये दो अलग अलग सवाल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं न्यूज रूम से सीधे इस ब्रेकिंग न्यूज में। और सबसे बड़ी बात कि कल रात को यह घटना घटी है, भगदड़ की घटना, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में भी सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जिसको हाईटेक रेलवे स्टेशन कहा जाता है, उस रेलवे स्टेशन पर अगर भगदड़ मच जाए तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि देश के और भी दूसरे रेलवे स्टेशन पे ऐसी घटनाएं घटेंगी तो उसके लिए क्या ही कहा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भगदड़ एक मची वहां इलाहाबाद में, प्रयागराज में, महाकुंभ में। उस भगदड़ को छिपाने, दबाने, बचाने की कोशिश दिन भर होती रही। शाम को फाइनली सरकार को आकर कहना पड़ा, और वहां पर 30 लोगों की जान जाने की बात की पुष्टि करके सरकार बचने की कोशिश करती रही। उसके बाद और उस दौरान भी भगदड़ मची, लेकिन उस बारे में कोई खबर नहीं आई। अब कल आग लगी उसी, और एक नहीं बल्कि 6 बार वहां आग लग चुकी है अलग अलग सेक्टर में। उन खबरों को भी दबाने की कोशिशें होती रही हैं। और अब दिल्ली में 46 साल में एक कुली का कहना, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, इतने वर्षों में कभी भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ नहीं देखी। जब ट्रेन आपके पास नहीं है तो आप टिकट क्यों बांट रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। आप अभी अविनाश कह रहे हैं कि 1500 टिकट हर घंटे जनरल बोगी के टिकट बांटे जा रहे हैं, यानी कि काटे जा रहे हैं। दूसरी चीज कि भाजपा ने अपने अलग अलग काउंसलर तक को यह जिम्मेदारी दे रखी है कि अपने एरिया के लोगों को लेकर आओ और उनको प्रयागराज लेके जाओ, ताकि वोट बैंक बनता रहे आपका, आने वाले समय में चुनाव हो। यही तो है। हर जगह जहां से भी खबर आ रही है, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, हर जगह भाजपा के लोगों को जिम्मेदारी है कि आप अपने अकाउंट से पैसे निकालिए, लगाइए, लोगों को लेके आइए, नहलाइए, और उसके बाद में वोट बैंक बनाइए और अपनी रोटी सेकिए, सियासत चमकाइए। यही तो चल रहा है अविनाश। हाँ बिल्कुल, यही सब कुछ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी का हर लीडर प्रयागराज जा रहा है और सोशल मीडिया अकाउंट पर उसके फोटो भी पोस्ट कर रहा है और बता रहा है कि भाई आज हमने यहाँ डुबकी लगाई हैगी। और लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो आप इस तरीके के प्रचार पर खर्चा कर रहे हैं, वो यदि आप व्यवस्थाओं पर खर्च करते और व्यवस्थाएं सही करते, आप रेलवे को एक्स्ट्रा ट्रेनें चला देनी चाहिए थी, उनको बाकायदा अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था कि भाई ये ट्रेन इस स्टेशन से जाएगी। और जाहिर हर स्टेशन ट्रेन को आप नई दिल्ली स्टेशन से क्यों छोड़ रहे हैं? आनंद विहार, दिल्ली में कई रेलवे
स्टेशन है जहाँ से यदि अलग अलग स्टेशन से प्रयागराज के लिए ट्रेनें चलाई जाएं तो संभवतः एक स्टेशन पर इस तरीके की भीड़ नहीं जुटे। और दूसरी बात, एक चीज़ और है कि जैसे 18 लोगों की मौत की अभी तक जो पुष्टि रेलवे ने की है, और जो मरने वाले जो लोग हैं मैक्सिमम वो उन लोगों के पास में जनरल टिकट बताए गए हैं। और आमतौर पर जनरल टिकट जिनके पास होता है उनको रेलवे मुआवजा भी नहीं देता, क्योंकि मुआवजा उन लोगों को मिलता है जिनके पास जो आरक्षण होता है, ताकि क्योंकि उनके नाम की पुष्टि हो जाती है कि ये व्यक्ति इस ट्रेन में जा रहा था। जनरल टिकट को तो रेलवे यह मान लेता है कि भाई आपकी मौत कहीं और भी हो गई हो और आप उसके पास में जनरल टिकट दिखा दें तो और उसके बाद आप क्लेम की दावेदारी कर दें तो वो क्लेम मान्य नहीं होता है। तो इस तरीके से 18 तो क्योंकि डेड बॉडियां वहीं रिकवर हो गई इसलिए रेलवे उनको छुपा नहीं पाया है, लेकिन जो लोग घायल बताए गए हैं उनकी संख्या भी सही तरीके से नहीं बताई जा रही कि कितने लोग घायल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है उसके बाद यदि ये आंकड़ा बढ़ता भी है तो रेलवे उससे अब बड़े आराम से पीछा छुड़ा लेगा और बता देगा कि नहीं भाई ये तो कहीं और की घटनाएं हैं, कहीं और इनकी मौत हुई है और जबरदस्ती रेलवे के ऊपर थोपा जा रहा है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि शुरुआत में तो मान ही नहीं रहे थे। प्रयागराज की घटना में तो 17 घंटे बाद सरकार ने माना था कि 30 लोगों की जान चली गई है, लेकिन ये दिल्ली का मामला था क्योंकि मीडिया पूरा वहाँ पहुँच चुका था और वहाँ पर जब कैमरे के सामने डेड बॉडियाँ गिरना शुरू हो गई तो उसके बाद रेलवे ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि भाई वहाँ 18 लोगों की जान चली गई है। नहीं तो यदि दिल्ली की जगह ये घटना कहीं और की हुई होती तो संभवतः यही बताया जाता कि हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई है, कुछ लोग चोटिल हो गए हैं और जान किसी की भी नहीं गई है। तो ये सरकार की पूरी कोशिश सिर्फ सूचनाएं दबाने पर लगी हुई है, सिर्फ सोशल मीडिया पर किस तरीके से नियंत्रण करना है, खबरों को किस तरीके से दबाना है। जैसे आपने बताया कि कल प्रयागराज में जो सेक्टर 18 है वहाँ पर आग लगी, आधा दर्जन बार आग की घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार भगदड़ मची है, लेकिन सिर्फ एक बार की घटना बताई गई है और उसके बाद की जो भगदड़ हुई है उनको धक्का मुक्की का रूप दे दिया गया है। जबकि जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि भाई जिस दिन मौनी अमावस्या वाले दिन कई बार भगदड़ की स्थितियाँ बनी थी वहाँ जी। लेकिन सरकार ने एक भी घटना, शुरुआत में तो सरकार जो भगदड़ हुई थी जिसको 30 लोगों की मौत की पुष्टि बाद में सरकार ने की, वो सरकार उस समय मानने को भी तैयार नहीं थी। दोपहर में जो वहाँ के जो महाकुंभ शहर नगर बसाया गया वहाँ के जो एसपी का बयान आ रहा था वो साफ बोल रहे थे कि भाई इस तरह की कोई घटना नहीं है, यदि कोई इस तरीके की अफवाहें फैलाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बात ये है अविनाश जी कि आखिर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें रेल की बोगी को तोड़ने की कोशिश, शीशे को तोड़ने की कोशिश हो रही है, गेट को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लोग किसी भी ढंग से रेल के अंदर, बोगी के अंदर घुसना चाहते हैं, सवार होना चाहते हैं, वहां तक जाना चाहते हैं। ये सारी तस्वीरें आ रही हैं पिछले दिनों। अभी आप जब बात कर रहे थे मैं एक खबर पढ़ रहा था और चंदौली की घटना में, वहाँ रेलवे स्टेशन, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है चंदौली में, वहाँ पर भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की तरफ जाने वाले स्टेशन के लिए जो स्टेशन पर पहुंचे हैं लोग, और ये सब वो लोग हैं जो स्नान करके कुंभ से निकले हैं और जाना चाहते हैं अपने अपने राज्य में। उन सब की भीड़ है और जबरदस्त वहां पर भी धक्का मुक्की का आलम है, वहां भी भगदड़ वाली स्थिति है। यह खबर अभी आ रही है, अभी की खबर मैं बता रहा हूं। तो अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर ऐसी, मैं नहीं यहां किसी भी ढंग के अफवाह पे मत जाइए दोस्तों, ये मैं बार बार कह रहा हूं। और इस कार्यक्रम को भी एक यहां साफ साफ आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम को करने का मकसद हमारा अफवाह फैलाना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम को करने का मकसद यह है कि अंधभक्ति में चूर होकर अपनी जान मत दीजिए, क्योंकि आपकी परवाह करने वाला इस देश में कोई नहीं है। इस देश के हुक्मरान जो हैं वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कल रात को जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी, वो उससे पहले जो घटना वहां घटी प्रयागराज में और जो घटनाएं घट रही हैं वो, और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि अमेरिका से अवैध प्रवासी आ रहे हैं, जिसको अवैध अमेरिका कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, अवैध कह रहा है, उनको भेज रहा है। और उसके बाद वहां के आलम कुछ और है, तो उस पर भी चलेंगे। लेकिन पहले एक चश्मदीद ने जो यहां पर अपनी बात की है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उसको पहले सुनते हैं। सर, रात को मेरी आज की ट्रेन, मैं प्रयागराज जाने की सोच रहा था, तो मैं देखने गया था कि क्या से ट्रेन की व्यवस्था है, कि लोग जा पा रहे हैं या नहीं। पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ एकदम ही जब मैं प्लेटफॉर्म पे था तो एकदम ही भगदड़ मच गई। सीढ़ियों पे से लोग गिर रहे थे, बेहोश होके गिर रहे थे, और मतलब लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, उनको जगा रहे थे, पानी मार रहे थे, छिड़काव कर रहे थे। तो वहाँ पे एक आदमी था जिसकी बेटी और पत्नी दोनों ही बेहोश थी, उनकी बेटी को हम हॉस्पिटल लेके गए और हमने देखा कि मतलब वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, एग्जिट बिल्कुल जाम थी, और फिर हम उसको प्लेटफॉर्म
ट्रैक पे से पार करवा के एग्जिट पे लेके गए और एग्जिट से तब वो बच्ची सर बेहोश थी। ना आप उसको जिंदा कह सकते हैं, ना आप उसको डेड डिक्लेयर कर सकते हो। उस वक्त हमने कोशिश करी सर, वहाँ नियरेस्ट एक हॉस्पिटल था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, रेलवे से एकदम बिल्कुल पास है। उन्होंने हमें फिर ये लोकनायक प्रेफर करा था, मतलब एम्बुलेंस करवाकर हमें भेजा था। तो आप ही बच्ची को लेके लोकनायक? जी, मैं और फैमिली वाले नहीं थे साथ में? नहीं, बच्ची के फैमिली वाले नहीं थे। और पर हमने उनको ये ना लगे कि मेरी बेटी खो गई है, हमने उनसे अपना नंबर एक्सचेंज करा था। उनको पहले हमने अपना नंबर दिया और उनका नंबर लिया कि वो ये ना हो कि उन्हें कि मेरी बेटी कोई अनजान लेके चला गया। और हम बार बार कॉल करके उनको बता रहे थे कि आपकी बेटी हमारे पास ही है। और हॉस्पिटल हम पहुंचे और वहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस करवाई और उसी जिस लोकनायक में हमें प्रेफर करा वो भेजा गया था, वहीं पर ही उसकी पिता अपनी बेटी को लेके, वो वाइफ को लेके आ चुके थे थोड़ी देर बाद। अपने मतलब दोनों की मुलाकात करा? हाँ, तो उनको पता चला बच्ची या नहीं, वो हम जब पहले हॉस्पिटल गए थे, जो यहाँ एक हॉस्पिटल था रेलवे के पास में, तो उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। पर उसके पिता को हमने उस वक्त बताया नहीं था, क्योंकि वो फिर थोड़ा वैसे हड़बड़ा जाते, इसलिए सर। तो आप उसकी डेड बॉडी लेकर एलएनजेपी पहुंचे? जी सर, एम्बुलेंस करवाई थी, हम एम्बुलेंस करवाई थी, तो उन्होंने हमारे को एम्बुलेंस करवा दी थी दूसरे हॉस्पिटल वालों ने, तो हमें एलएनजेपी भी और फिर बाकी सारा प्रशासन बाकी जो लोग फंसे हुए थे उनको लेके आया था एलएनजेपी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जो आपने देखा कितनी लगभग लोगों की मौत हुई थी जो आपने? सर 8 से 9 आप लोग के सामने? जी सर, 8 से 9 लोग की मौत? 8 से लोग सर वहाँ बेहोश हो रहे थे पूरा, मतलब एक तरह से 15-16 प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल लोग लेटे हुए थे, सारे मुंह पे छिड़काव हो रहा था सबके, ऐसे ये सब हो रहा था। और हम तो फिर वहाँ से निकल ही गए थे उस बच्ची को लेकर ना, कि उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना था। तो सुन रहे थे आप, यहां पर एक चश्मदीद अपनी बात बता रहा है और उसके सामने कैसे एक बच्ची की जान चली जाती है और उसके पिता को वो नहीं बता पाता है। ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। 14 जो महिलाएं हैं उनमें 4 बच्चे हैं और 10 महिलाएं हैं, 14 कुल, और उसके अलावा 4 पुरुष। यानी आप समझ सकते हैं कि ये 18 की जानकारी जो मिल रही है। अब कितने जान जो हैं वो जोखिम में होंगे, कितने लोग अंतिम सांस गिन रहे होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, पुलिस, रेलवे, सरकार, ये सब कुछ। और कब कब इन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए ये दिखाई देते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आखिर इस जिम्मेदारी के बाद जो बोला जा रहा है, जो विपक्ष कह रहा है कि अश्विनी वैष्णव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों से ये देश नहीं संभलता तो आखिर इसे छोड़ क्यों नहीं देते, अपनी कमान किसी और के हाथ में क्यों नहीं सौंप देते? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कितनों की जान जाएगी और आप चुप्पी साधे रहेंगे? सिर्फ मुआवजा दे देने मात्र से क्या किसी की जिंदगी लौट आती है? 10 लाख नहीं 10 करोड़ दे दीजिए, लेकिन अगर किसी का बेटा मरा, किसी का पिता गया, किसी का पति, किसी की बहन, किसी की मां, किसी की पत्नी, कोई भी अगर, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसको लौटा के ले आएंगे आप? बड़ा सवाल है। किसी के घर में अगर एक भी किसी की जान चली जाती है, उसके लिए उसके बाद उसके घर की स्थिति क्या होती है आप जानते होंगे। लेकिन ये लोग जो मरे हैं, वीवीआईपी लोग अपनी कार से जाते हैं या प्लेन में जाते हैं, और प्लेन की कीमत कितनी है वो आप सब जान रहे हैं। कितना ज्यादा फेयर या कितना ज्यादा किराया बढ़ा दिया गया है ये आप सब जान रहे हैं। लेकिन ट्रेन से जाने वालों की इतनी भीड़, यानी जो लोअर मिडिल क्लास और जो बिल्कुल गरीब तबका है वो ट्रेन से सफर कर रहा है, और उस ट्रेन की भी स्थिति आप अच्छी नहीं बना रहे हैं। उसके बाद हर प्लेटफॉर्म को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ दिखाई देता है। इसलिए यह सवाल पूछा जाएगा और कई सारे सवाल। इन सवालों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल कि जिन लोगों को जो भारतीय आ रहे हैं उनके पैरों में हाथों में बेड़ियां क्यों हैं? जरा मैं बुलाना चाहता हूं अपनी सहयोगी आराधना को। आराधना, जरा बताइए कि कल, आइए जरा, कल क्या कुछ हुआ? कल रात को आराधना हमने देखा कि अमेरिका से भी लौट के आए 119 भारतीय लौट के आए हैं। क्या अभी भी इस बार भी हथकड़ियों के साथ आए? जी बिल्कुल राजीव जी, इस बार भी नज़ारा कुछ ज़्यादा नहीं बदला था। जो पुरुष थे
उनके हाथों में हथकड़ियां थी, जंजीरों से जकड़े हुए थे वो। और महिलाओं और बच्चों को हालांकि इस बार जंजीरें नहीं लगाई गई, बस इतना फर्क था। लेकिन ना हालात बदले, ना तस्वीर बदली। उसी तरह मिलिट्री प्लेन ग्लोब मास्टर में अमेरिका के उन्हें यहाँ लाकर छोड़ा गया। और सबसे बड़ा सवाल पिछली बार तक ये था कि आखिरकार भारत का रुख क्या है। अमेरिका से जो भी अवैध अप्रवासी वापस आ रहे हैं उन्हें भारत सरकार आने क्यों दे रही है? क्योंकि अगर हम बात करें ग्लोबल विश्व स्तर पर इस चीज़ की हम बात करें तो कोलंबिया जैसे देशों ने, मैक्सिको जैसे देशों ने अवैध प्रवासियों का विमान उतरने ही नहीं दिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इनका विमान अपने देश में नहीं उतारेंगे। लेकिन भारत ने इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने फुल कोऑर्डिनेशन दिखाया अमेरिका के साथ और विमान को यहां उतरने की इजाजत दी गई। और जब विमान के उतरने तक उस पर तो सवाल उठ रहे थे, हालांकि इजाजत दे दी गई, लेकिन जब उन्हें हथकड़ियों में बंधा हुआ देखा गया तो इसे लेकर भी बहुत ज्यादा हमने विवाद देखा। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा था। उन्होंने कहा कि ये भारतीयों का अपमान है, जिस तरह से अमेरिका वहां से इन्हें भेज रहा है। ये अवैध अप्रवासी हैं तो क्या हुआ, लेकिन इस तरह से इनकी वापसी गलत है, ये पूरे भारत का अपमान है। और इस पर भी सवाल उठे कि मोदी जी को ट्रंप के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। हालांकि पीएम मोदी का जो अमेरिका दौरा था उस दौरान भी ऐसा कुछ देखने तो नहीं मिला हमें, लेकिन इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ तो बदलाव आएगा, पर तस्वीर नहीं बदली। बिल्कुल वैसे ही हथकड़ियों में लौटे वो और लौटते ही उन्हें 5 घंटे अमृतसर पर रखा गया और इस दौरान उन्होंने किसी से भी बातचीत नहीं की, मीडिया से भी उनकी बात। देख रहा हूं खबर कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए 2 युवकों को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां भी हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये अभी नहीं, रात के 11:30 बजे जैसे ही विमान उतरा है तब की ही गिरफ्तारी है। उसी वक्त पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन 2 युवकों पर आरोप था कि इनके पास वीजा वगैरह बनवाने के कामों में ये संलिप्त थे, उन अवैध अप्रवासियों का वीजा बनवाने के कामों में ये संलिप्त थे और इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है आरोपों के तहत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राजीव जी कि ये जो गिरफ्तारी हो रही है, अवैध अप्रवासियों की ये जो वापसी हो रही है, इस सब पर सरकार का जो रवैया है और पूरे देश का जो रवैया है, विपक्ष का जो रवैया है, वो मेल खाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग कोने से आवाज उठ रही है कि ये भारतीयों का अपमान है। अलग अलग कोने से सवाल उठ रहे हैं कि इन्हें अमृतसर में ही क्यों उतारा गया। कल पूरे दिन इस बात की चर्चा रही कि आखिर अमृतसर को ही क्यों चुना गया, क्योंकि अमृतसर को शिवसेना यूबीटी की ही सांसद थी प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि लाहौर और अमृतसर की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर हम राष्ट्रीय 40 किलोमीटर, जी बिल्कुल मात्र 40 किलोमीटर है, और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से भी इसे अगर हम देखें तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका का जो प्लेन आ रहा है उसकी तलाशी नहीं ली जा रही है। अभी राहुल गांधी ने बीते दिन ट्वीट किया था ड्रोन, AI, इन सब मुद्दों पर कि कैसे ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। साइंस बून होने के साथ साथ बेन भी है। तो बिल्कुल ये सवाल उठता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, क्यों आखिर उन्हें अमृतसर ही उतारने को क्यों चुना गया। क्योंकि अगर हम इसमें बात करें तो इसमें गुजरात के 33 अप्रवासी थे और पंजाब के थे, हरियाणा के थे, लेकिन पंजाब के नहीं थे, हरियाणा के थे, गुजरात के थे, महाराष्ट्र, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के थे, यानी अलग अलग कोने से थे। तो आखिरकार उन्हें अमृतसर ही क्यों उतारा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कुछ ऐसा जवाब नहीं आया। बस ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमृतसर में ही क्यों, पंजाब को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अमेरिकन कॉन्सुलेट वहां पर नहीं है, एम्बेसी चूंकि दिल्ली में है, कॉन्सुलेट्स कई अलग अलग शहरों में हैं हिंदुस्तान में, और अमेरिका को डर है कि कहीं ये बाहर निकलने के बाद उनके ऊपर हमला न बोल दें, उनके कॉन्सुलेट के ऊपर न चले जाए, वहां नारेबाजी ना हो, इसलिए अमृतसर उतारा जा रहा है। लेकिन अमृतसर ही क्यों, और वो भी लाहौर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर। और जैसा आप बता रही हैं, बहुत वाजिब सवाल है, ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं कि अमेरिकन प्लेन है और सेना का विमान है, उसमें कितने कैमरे, कितने लेंसेज, क्या क्या लगा होगा, AI का जमाना जैसे भी आप बता रही हैं। राहुल गांधी ने उस पर भी एक लंबा चौड़ा 9.25 मिनट का वो किया है, वीडियो बनाया है, और एक भाषण उन्होंने दिया था इन सबको लेकर संसद के अंदर। तो ये सारी चीजें, उसके बाद आखिर क्यों उतारा गया अमृतसर में, और जबकि गुजरात के लोग भी हैं, दूसरे राज्यों के लोग भी हैं, आप गुजरात में भी उतार सकते थे, वो वहां भी उतार सकते थे आप। हवाई अड्डों की कमी नहीं है, आप गुजरात में उतार सकते थे, अहमदाबाद में उतार सकते थे, कहीं पर भी उतार सकते थे, लेकिन अमृतसर ही क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बड़ी बात ये भी है राजीव जी कि ये अंतिम वो नहीं है, डिपोटेशन की फ्लाइट नहीं है। अभी आज भी एक फ्लाइट लैंड करने वाली है, लगभग 157 लोगों के उसमें सवार होने की खबर आ रही है अभी तक कि 157 लोग आज भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पूरे देश को अपमान महसूस हो रहा है तो सरकार को यह अपमान क्यों नहीं नजर आ रहा है।
ये इस तरह से हथकड़ियां लगाकर की जो वापसी है क्यों है ऐसी? और पिछली बार जो विमान उतरा था उस पे तो ये भी कहा गया था कि लोगों को ना खाने पीने की चीजें भी नहीं मुहैया कराई गई थी, मतलब जैसे किसी बंधक को भेजा जा रहा हो, पूरा वैसा विवरण आया था सामने कि उन्हें बिल्कुल वैसा ही ट्रीट किया गया। तो ये क्यों है? अगर आप उन्हें उनके देश वापस भेज रहे हैं और भारत की तरफ से फुल कोऑपरेशन भी आपको मिल रहा है कि हम नहीं इनकार कर रहे हैं, हम उतारेंगे इन्हें, जो भी भारत के अवैध अप्रवासी हैं उन्हें हम अपने देश में लेने को तैयार हैं। पीएम मोदी ने ये अमेरिका में कहा प्रेस वार्ता के दौरान। तो इसके बावजूद उन्हें हथकड़ियां लगाने का क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत सरकार का कहना है कि चूंकि 2012 का जो अमेरिका का कानून है उस कानून के हिसाब से डिपोर्टेशन के लिए जो ऐसे अवैध रूप से जिनको डिपोर्ट किया जाता है उनको हथकड़ियां लगा के भेजना होगा। और ये बात इन्होंने अपने 10 पॉइंट में जो वक्तव्य पेश किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में, दोनों सदनों में, उसमें उन्होंने बताया था। लेकिन एक अहम सवाल है कि आखिर वेनेजुएला गए, मैक्सिको गए और दूसरे देशों में जो लोग गए ऐसे डिपोर्ट होकर उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं थी, हमारे देश आए हुए लोगों के हाथों में हथकड़ियां क्यों हैं, पैरों में जंजीरें क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है। ये और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी से जब ये सवाल पूछा जाता है, अभी आप जिक्र कर रही हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकनी चाहिए। बिल्कुल रोकनी चाहिए आप, लेकिन अपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती क्यों है? ये सवाल भी तो उठता है आराधना। भी सरकार पर ही उठता है हाँ, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर आपके देश में इतनी ज्यादा है तो क्यों है? आपने उसके लिए क्या किया? बात सिर्फ यहां से विदेश जाने की ही नहीं है, बात एक राज्य से दूसरे राज्य में भी है। कितनी महिलाओं को छत्तीसगढ़, झारखंड की और उधर मध्य प्रदेश की महिलाओं को या बंगाल की महिलाओं की ट्रैफिकिंग एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाता है, रोजगार के नाम पर उनका शोषण होता है। ये सारी चीजें क्या इस देश के लोग नहीं जानते? नेता खासकर जो काम कर रहे हैं, और उसमें भी नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में, उनको नहीं पता होगा? उससे पहले वो ऑलरेडी 12 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबा वक्त उनका किसी न किसी पद पे विराजमान रहने का है, उनको नहीं पता। लेकिन वो ये लेक्चर अमेरिका में दे रहे हैं, ये भाषणबाजी है जो अमेरिका में दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इन चीजों को कैसे रोका जाए इसका कोई फिक्र नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं है। तो ये एक सवाल उठता है। लेकिन इन सवालों के बीच 223 भारतीय अभी तक आ चुके हैं, जैसा आप बता रही हैं, 104 पहले और उसके बाद 119 बाद में, तो 223 इंडियंस आ चुके हैं। 157 इंडियंस अभी और आएंगे, आप बता रही हैं, या 154 हो, 57 हो, जो भी हो, वो थर्ड लॉट वो अब आने वाले हैं। लेकिन कुछ और जानकारी आपके पास है? नहीं, एक्चुअल में जो जिस तरीके से बेड़ियों में बांध कर लेके आए जा रहे हैं और जो हर बार जो विमान आ रहा है वो अमृतसर ही उतारा जा रहा है। जबकि अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका से एक रिपोर्ट भी आई थी कि वहाँ जो अवैध प्रवासी हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या गुजरातियों की है। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर पर जो इलीगल तरीके से जो बॉर्डर पार करते हुए अमेरिका में पकड़े जाते हैं उनमें आधी संख्या गुजरातियों की होती है। तो क्या ये प्लेन क्या गुजरात में नहीं उतारा जा सकता? जितनी आप गुजरात में उतारिए या फिर आप सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं उनमें पंजाब को छोड़कर बाकी सभी जगह जो सरकार बीजेपी की है, तो भाई आप खाली अमृतसर, वो जो आप आराधना ने बताया कि जिस तरीके से आप अमृतसर उतार रहे हैं, अमृतसर से लाहौर की दूरी ज़्यादा नहीं है, 40 किलोमीटर की दूरी है, और ये कोई यात्री विमान नहीं है, ये सैन्य विमान है, परिवहन विमान है, और इसकी आप जाँच भी नहीं कर रहे हैं। यदि कोई सैन्य विमान आपके यहाँ आता है तो उसकी जांच की जाती है, लेकिन इस परिवहन जो सैन्य विमान C-17 आ रहा है, क्योंकि ये विमान, इस विमान का भारतीय सेना भी इसका यूज़ करती है, तो उनको भी पता है कि इस विमान में किस तरीके के सेंसर लगे हुए होते हैं। और जाहिर सी बात है जब आप क्योंकि वहाँ छावनियाँ भी हैं, सैन्य छावनियाँ भी हैं, और ये जो अमृतसर हवाई अड्डा है ये आम यात्रियों के लिए हवाई अड्डा नहीं है, इसका यूज़ भी सेना ही करती है। तो इस तरीके से आप एक सैन्य हवाई अड्डे पर एक विदेशी विमान, अमेरिकन सैनिक विमान को उतार रहे हैं अपने सैन्य हवाई अड्डे पे, और वो भी बगल में लाहौर है, पाकिस्तान है। आप क्या जानकारी यहाँ से वहाँ साझा कर रहे हैं? ये सारे भी सवाल उठते हैं। भाई हो सकता है कि भारत के सैन्य हवाई अड्डे की जानकारी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, जब भारत और रूस के बीच, और खासकर जो बांग्लादेश वार के समय आपको याद होगा कि उस समय पाकिस्तान का साथ देते हुए अमेरिका खड़ा था, जो 7वां बेड़ा वहां अमेरिका का चला था, और इधर इंदिरा गांधी ने उस समय आयरन लेडी की भूमिका निभाई थी। वो सब इतिहास के पन्ने में दफन नहीं है बल्कि दर्ज हैं, और उनको कई बार आपको उठाकर पढ़ने की जरूरत है। तो एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों के बीच कोल्ड वार भी चला, और इस वक्त जब आप उधर से लेके आ रहे हैं और अपने अमेरिका का C-17 जो सैन्य विमान है
वो आप यहाँ लेके उतार रहे हैं भारत के अमृतसर में सैनिक हवाई अड्डे पे, जहां हम लोग अगर आप जाइए, चाहे सैनिक हवाई अड्डे काफी हैं जिसको अब परिवहन हवाई अड्डा भी बना दिया गया है, हमारे आपके जाने आने के लिए भी बना दिया गया है, लेकिन साफ साफ कहा जाता है कि फोटोग्राफी मत कीजिए यहाँ पे। आप यहाँ से जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, आप श्रीनगर में भी, वहां पर भी यही हाल है, आप बागडोगरा जाइए, कई सारे रेल वो हैं सैनिक, या अमृतसर ही चले जाइए, वहां भी है। तो वहां आप फोटोग्राफी के एक आम आदमी फोटोग्राफी नहीं कर सकता, बट अमेरिका का सैनिक विमान कितनी फोटो कितने वीडियो बना के जा रहा है, कौन उसकी जांच कर रहा है, ये बड़ा सवाल है आराधना। और सवाल इसके साथ ये भी है कि आखिर भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और जंजीरें जो हैं कमर से लेकर पैर तक में, और इस बार शायद महिलाओं का आप बता रही हैं, महिलाओं को नहीं बनाया गया था, ये तो पहले भी बताया गया था, लेकिन बाद में महिलाओं ने बताया कि नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम लोगों के भी हाथों में हथकड़ियां थीं, और बच्चे साथ में, खाना पीना नहीं, 40 घंटे तक चलना, और मीडिया से बात नहीं कर सकते। ये सब अभी कुछ मीडिया के लोग गए गुजरात में कुछ लोगों से बात करने, तो गायब हैं। ये भी मालूम हो रहा है कि जो आए हैं वो मिल नहीं रहे हैं उस पते पे। जी बिल्कुल, इस तरह के मतलब तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। अवैध अप्रवासियों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, हालांकि अभी पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार ने घोषणा की कि जो भी इस बार अवैध अप्रवासी उतरे हैं उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, जो भी पंजाब हरियाणा के होंगे उनकी, लेकिन बाकियों को दिल्ली भेज दिया जाएगा और दिल्ली से सरकार देखेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग वहां से लौट कर आए हैं, अब उनकी जिंदगी का क्या? क्योंकि अगर हम देखें जितने भी अवैध अप्रवासी गए हैं राजीव जी, उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। कहीं कोई 25 लाख का खर्च करके गया है, तो कहीं कोई 50 लाख का खर्च करके गया है। हर किसी की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर वो मजबूर हैं क्यों? ज्यादातर इस बार जो खेप आई है अवैध अप्रवासियों की, उसमें 18 से 30 साल की उम्र के लोग ज्यादा हैं, ये बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात, अगर इस एज गैप के अगर लोग जा रहे हैं, एज ब्रैकेट के लोग जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रोजगार की ही तलाश में गए हैं। तो सवाल इसे लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर सरकार हमारे देश में वो सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रही है, तभी तो ये लोग उठकर वहां जा रहे हैं, और इस तरह से इल्लीगल तरीके से अगर जा रहे हैं तो कितने मजबूर होंगे वो लोग कि उन्हें इतना पैसा खर्च कर इल्लीगली वहां जाकर इतनी समस्याओं का सामना करते हुए पहुंचना पड़ा, और अब उन्हें वापस भेज दिया गया। तो अब क्या, अब उनके आगे की जिंदगी का क्या? इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? इस पर भी सवाल बने हुए हैं। तो इस तरह के तमाम सवाल है। अवैध प्रवासियों को केवल भारत में वापस लाना मुद्दा नहीं है, उन्हें वापस बसाना भी मुद्दा है। और जो सवाल भारत के लोगों के अंदर उठ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आराधना इन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब थोड़ा आते हैं, और ये जो प्रवासी जो आ रहे हैं वहां से अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, ये खेप अभी 485 यात्रियों की जो को लाने का पहले चरण में वो काम है। टोटल 18,000 पर सिग्नेचर हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच ये जो भारत वहां से अमेरिका से 7.25 लाख में से 18,000 भारतीयों को भेजा जाएगा। उसमें से फर्स्ट खेप, जिसमें ये थर्ड लॉट, पहले खेप का वो तीसरा जो है कहें वो है जो आज आने वाले हैं, जिसमें 157 लोग आज भी आएंगे। उससे पहले कल रात को आ चुके 119, उससे पहले 104 आए। क्या सब ऐसे ही आएंगे 40-40 घंटे का सफर करके? और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इनको यात्री विमान से क्यों नहीं लाया जा रहा है, या भारत सरकार अपना कोई विमान क्यों नहीं भेज रही है? हालांकि भारत सरकार के पास कोई अपना विमान है नहीं, क्योंकि उसके पास एयर इंडिया था, उसको भी भारत सरकार ने टाटा के हवाले कर दिया, बेच दिया है, कोई और हो। लेकिन जैसे भी हो, भारत को यह काम करना चाहिए। तो ये प्रवासियों के साथ को जो कुछ हो रहा है, ये उन प्रवासियों को भी सोचना चाहिए जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, चाहे वहां अमेरिका में लगाएं या यूरोप में लगाएं, फ्रांस में लगाएं, या ऑस्ट्रेलिया में या जापान में लगाएं। लेकिन ये उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर वो करते क्या है और मोदी जी आपके लिए क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने आपको अवैध घोषित करवा दिया है, तो ये बिल्कुल तय मानिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, कि जब आप भक्ति के नाम पे, आस्था के नाम पर और वोट दे के आते हैं, आपको सिर्फ कमल जब दिखाई देता है, तब भी आप सोचा कीजिए कि क्या सचमुच कमल पे वोट देना चाहिए, या कमल, मैं यहां किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाएगा। 2 बार से लगातार योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो इनको व्यवस्थाओं के लिए, अव्यवस्थाओं के लिए योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे इससे भी ज्यादा
कि आप विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप दर्ज कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कभी अयोध्या में आप दर्ज कराते हैं उन दीपों की लड़ियां जला के, और कितने लीटर, हजारों लीटर आप वहां तेल बर्बाद कर देते हैं, और जब दूसरे लोग लेके जाते हैं वो जले हुए तेल, तो अगली बार वहां उन पे भी कर्फ्यू का आलम लगा देते हैं, मार पीट के भगाते हैं। ऐसी तस्वीरें आई हैं कितनों की, और उत्तर प्रदेश के जो पत्रकार हैं डरते हैं, हमारे लोग डरते हैं, नहीं भेज पाते हैं, डरते हैं वो लोग। तो क्या करें, पत्रकारिता को भी हथकड़ियों में आपने जकड़ लिया है, और इन सब के बीच ये घटना दुखद घटना है। कुछ अपडेट है आपके पास इससे रिलेटेड, कुंभ से रिलेटेड? जी बिल्कुल, कुंभ को लेकर ये जो घटना है इस पर तरह तरह की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है राजीव जी। सबसे बड़ी बात ये है कि इस घटना में इस बार 14 महिलाएं और 3 बच्चों की मौत हुई है, और कुल संख्या 18 बताई जा रही है। यानी देखा जाए तो ज्यादातर महिलाओं बच्चे ही इसका शिकार हुए हैं, और वहीं 25 की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली राजधानी है, और राजधानी में अगर इस तरह की घटना देखी जा रही है तो इससे ज्यादा अव्यवस्था कहां हो सकती है। यानी राजधानी का, नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग जगह का जंक्शन है, ये बहुत लंबे रूट्स को कनेक्ट करता है। और अगर ऐसी जगह पर ये भगदड़ है तो ये रेलवे व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, ये सरकार पर सवाल खड़े करता है कि अगर महाकुंभ चल रहा है, आपको पता है महाकुंभ में ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार जब से कुंभ शुरू हुआ है एक के बाद एक घटनाएं देखी हमने। कहीं आग लग रही है, कहीं सड़कों पर 3-3 दिन तक हमने जाम देखा, हमने महाकुंभ में भी भगदड़ की खबर देखी, और इन सब के बीच अब रेलवे स्टेशन पर लगातार पिछले कुछ दिनों से हम ये खबरें देख रहे हैं, हम भी उन्हें कवर कर रहे हैं, कैसे पटना जंक्शन पर, एमपी में भोपाल जंक्शन पर ये देखा गया कि लाखों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, और ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में लोग ऐसे भरे पड़े हैं, बिना टिकट के लोग भरे हैं, और केवल महाकुंभ के यात्री हैं ये सारे। तो अगर आपने महाकुंभ को उस लेवल पर पहुंचाया है, इतना बड़ा आयोजन का आप दावा कर रहे हैं कि हम कई रिकॉर्ड कायम करेंगे इस महाकुंभ में, तो उस स्तर पर आपको लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी करानी थी। इस घटना के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, सवाल ये है, क्योंकि लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए या प्रशासन को, दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, प्रशासन आखिर किसके हवाले है, वो भी सरकार के हवाले है, यानी जो सत्ता पर काबिज है उसके हवाले है। मंत्री जी ऊपर होते हैं, उनके नीचे, उनके मातहत बाकी लोग होते हैं, तो प्रशासन भी किसी न किसी, यानी अगर अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछा जाएगा तो सवाल पूछे जाएंगे, जो मल्होत्रा साहब हैं उनसे भी, जो अभी जिनकी बाइट आप सुन रहे थे, डीसीपी यहाँ पर आरपीएफ के, तो उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। और थोड़ा सा करेक्शन देख रहा था मैं, 9 महिलाएं हैं, 4 बच्चे हैं और 5 पुरुष हैं। टोटल जो अभी तक 9 महिलाएं, 4 बच्चे और 5, यानी 13 और प्लस 5 पुरुष, ये मेल, फीमेल एंड चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 18 लोगों की जो पुष्टि हुई है, जो नाम आए हैं, लेकिन 3 नंबर से 13 नंबर, 14 और 15 और 16, उस पर पहले से भीड़, प्लेटफॉर्म नंबर की बात कर रहा हूं दोस्तों, और उसमें भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यह घटना अपने आप में बहुत दुखद है। और कल इसी मसले पे, महाकुंभ के मसले पे, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि अखिलेश यादव के कल के उस बयान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हमने उसको न्यूज पॉइंट में भी दिखाया था, उस बयान को जरूर दिखाइए। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जो प्रमुख वहां पर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल के नेता हैं आज की तारीख में, वो लगातार कह रहे हैं कि महाकुंभ की कुव्यवस्थाओं को, अव्यवस्थाओं को जरा थोड़ा सुधारिए, और इसकी जो टाइमिंग, जो खत्म करने की, समाप्त करने की जो तारीख है 26 तारीख, उसको भी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए। जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे, वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं
कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। तो आप सुन रहे थे यहां पे अखिलेश यादव को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अखिलेश यादव जो यहां पर बात कह रहे हैं उस पर कितना अमल होगा। और सबसे बड़ी चीज कि एक दो पार्टियों के बीच, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच भी लड़ाई यहां दिखाई दे रही है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और क्यों ना पूछे, लेकिन विपक्ष को दबाने की कोशिश लगातार होती रही है। राहुल गांधी को आपने कितने करोड़ रुपए लगा के, 1000 करोड़ लगा के पप्पू बनाने की कोशिश की, साजिश रची, उसका पर्दाफाश हुआ। इधर विपक्ष को और दबाने की कोशिश होती रही। इस बीच आप पहले चाहे वो सावन के महीने में कहां हरिद्वार जाते हैं गंगा जल लेके, क्या कहते हैं उसको, कांवड़ यात्रियों की टोली आपने तैयार की, नए यात्रियों की टोली तैयार की, और उसके बाद आप फिर ये एक कुंभ यात्रियों की टोली तैयार कर रहे हैं। आपको बहुत मजा आता है दोस्तों, आपको से मतलब मैं, आप जो हमारे साथी दर्शक जो देख रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोट बैंक की राजनीति करने वालों की बात कर रहा हूं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि बहुत मजा आता है जब आपके वोट बैंक तैयार होते हैं। आप तैयार कीजिए ना, आप खूब तैयार कीजिए, आस्था की कपुट उसमें भर दीजिए, बिल्कुल इंजेक्ट कर दीजिए। आप जो कहते हैं ना धर्म एक अफीम है, उस नशे में चूर कर दीजिए। लेकिन हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि कम से कम जान मत लीजिए। इतने लोगों की जान ले रहे हैं, और चाहे वो कांवड़ यात्रियों की जान जाती हो, चाहे यहां पर अब भगदड़ में या किसी और कारण से जान जा रही हो इन लोगों की जो कुंभ में स्नान करने जाना चाहते हैं। आस्था है वहां पे, किसी की भक्ति पर कुठाराघात मत कीजिए, ये बड़ा सवाल है। ऐसे बहुत सारी बातें होंगी, चूंकि कार्यक्रम का वक्त अब खत्म हो चुका है। इस ब्रेकिंग में आप सब जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। शाम को मिलूंगा न्यूज पॉइंट में, लेकिन उससे पहले बहुत सारी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव के तमाम खबरों। और उसके अलावा आज शाम तक शायद 90 लाख हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं। आप लोगों की मेहनत बहुत है इसमें, क्योंकि आप आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। 1 करोड़ के आंकड़े को जल्दी से जल्दी छूने में हमारी मदद कीजिए। और मैं चाहता हूं कि कम से कम कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने जो है आपके सामने, और बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे लिंक शेयर कीजिए और कहिए कि वो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ दुखद पहलू कि भगदड़ मची, अब यह न मचे, इसकी कामना कीजिए। ऐसी घटना न घटे और किसी की जान न जाए। जिसकी आस्था जहां है वो वहां जाए, चाहे मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, चर्च जाए, कहीं भी जाए, लेकिन किसी की जान न जाए। इसकी कल्पना हम आज की तारीख में सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन कामना के अलावा जो बात है वो ये है कि सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस कार्यक्रम को अब समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दोनों सहयोगी आंचल और आराधना का भी, और आप तमाम साथी, आप सबका भी शुक्रिया। कैमरे के पीछे हमारे फारूक, हमेशा उनका नाम आप जानते हैं, और पीछे से कान में जो, ये देखिए कान में जो बोलते हैं वो है उधर रुद्र। ये सब, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और पूरी न्यूज रूम, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बिंदु बैठी हुई है, वो मुझे बहुत गौर से देख रही हैं कि मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अपलोड तो मैं ही करती हूं, तो बिंदु का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।